जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अपना मिशन है, अपनी जिद है अब की बार 90 पार। और इसी कड़ी में आज हम ज्योग्राफी का 2023-24 के सिलेबस के अनुसार तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मानव विकास, इसको समझना शुरू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी कंसेप्ट समझें उससे पहले हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, और वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भी वृद्धि और विकास क्या है। सामान्यतः हम दैनिक जीवन के अंदर इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात वो दोनों के अंदर एक समानता भी है, और वो है ये दोनों समय के साथ परिवर्तन को बताती है, चेंज को बताती है। भी टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर अंतर है। अब हम इन दोनों के अंतर को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहता है। सबसे पहले बात करें वृद्धि की, ग्रोथ की, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है। अब हम इसको समझ लें भी मात्रात्मक से क्या मतलब है। मात्रात्मक का मतलब होता है भी वृद्धि को मापा जा सकता है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, ये लीजिए भी, हम इसकी लंबाई को, हम इसकी मोटाई को, हम इसके वजन को, इन सब को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, ये इस व्यक्ति की ग्रोथ कहलाएगी। ये इस व्यक्ति की ग्रोथ है, यानी ये जो चीज आपको दिख रही है ये निरपेक्ष है, अर्थात किसी दूसरे के साथ इसकी तुलना नहीं की जाती है। तो वृद्धि का मूल्य क्या होता है, निरपेक्ष होता है। भी इसका वजन 50 किलो है तो है भाई, इसका है बस, है तो है, भले 50 है, 55 है चाहिए 60 है, पतला है चाहिए मोटा है, छोटा है चाहिए मोटा है। इसके साथ साथ एक बात और जुड़ी है वृद्धि से, कि वृद्धि धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक, यानी सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों ही प्रकार की हो सकती है। यानी समय के साथ इनके वजन के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एक निश्चित उम्र के अंदर कितनी हाइट होनी चाहिए उतनी अगर है या उससे ज्यादा है तो धनात्मक, उससे कम है तो ऋणात्मक। तो वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी किसी के साथ इसकी तुलना नहीं की जाती है। तीसरा, वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, यानी बहुत ही सामान्य सा अर्थ है वो ग्रोथ का है। अब समझें डेवलपमेंट, विकास को। जहां वृद्धि केवल मात्रात्मक है, सिर्फ मापी जा सकती है, वहीं विकास जो है इसे मापा नहीं जा सकता, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अर्थात उस व्यक्ति के गुणों के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, इसकी जानकारी हमें किस शब्द से होती है, वो है विकास। तो विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास के अंदर गुणात्मक परिवर्तन की बात की जाती है। जहां हमने वृद्धि को कहा था यह निरपेक्ष मूल्य है, वहीं विकास की बात करें तो यह सापेक्ष है, दूसरों के साथ तुलना की जाती है। भी उस व्यक्ति से यह व्यक्ति कितना अमीर है, उस व्यक्ति की तुलना में यह व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, उस व्यक्ति की तुलना में इस व्यक्ति को कितना ज्यादा गुस्सा आता है या कम गुस्सा आता है, ये उससे कितने अच्छा नैतिकता इसके अंदर है।
तो सापेक्ष विकास क्या होता है? सापेक्ष होता है, दूसरों के साथ तुलना की बात की जाती है। और उसके साथ तीसरी बात करें, अभी हमने ये समझ लिया ना भी विकास केवल क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है, ऋणात्मक नहीं। अर्थात एक तरीके से बात करें तो विकास केवल और केवल धनात्मक परिवर्तन की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो रहा है, यानी अच्छे गुण हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं, तब हम कहेंगे विकास। अगर उसके अंदर अच्छे गुण कम हो रहे हैं या बुरे गुण आ रहे हैं तो उसके अंदर विकास नहीं हो रहा, तो वो बात ही यहां नहीं की जाती। केवल अच्छी पॉजिटिव चीज की बात ही विकास के अंदर की जाती है। तो इन दोनों के, इन तीन तीन बातों से आप ये अच्छे से समझ पा रहे हो भी वृद्धि का जो अर्थ है वो बहुत ही संकुचित है, छोटे लेवल की बात होगी, जबकि विकास है वो बहुत ब्रॉड है, विस्तृत है, इसमें बड़ी बात की जाती है। तो अब क्लियर हो गया। तो अब हम वृद्धि नहीं, चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर विकास 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 की बात को समझेंगे। एक एग्जाम्पल से और समझ लें आप इसको। जैसे एक नगर की जनसंख्या है, वो पहले 1 लाख थी, अब बढ़कर 2 लाख हो गई। तो जनसंख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हम कहेंगे जनसंख्या के अंदर तो ग्रोथ हो गई है, लेकिन जहां जिस नगर में ये ग्रोथ हुई है, अगर वहां लोगों के लिए सुविधाएं हैं, अगर वो नहीं बढ़ी है, उसके मूलभूत आवश्यकताएं जो उस आदमी की, उन समाज की, उस लोगों की है, अगर उनके अंदर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, तो हम कहेंगे ये वृद्धि तो है, लेकिन किस प्रकार की वृद्धि? विकासहीन वृद्धि है, बिना डेवलपमेंट की ग्रोथ है। अगर उस नगर के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी, साथ में वहां पर इंसानों के लिए जो सुविधाएं हैं वो बढ़ी है, तो कहेंगे वो विकास युक्त वृद्धि है। तो वृद्धि है, उसके अंदर विकास शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ध्यान रखिएगा विकास के साथ हमेशा ही वृद्धि है वो शामिल रहती है। तो अब आप अच्छे से वृद्धि और विकास को इस उदाहरण से समझ गए होंगे। अब बात करें भी पूर्व के अंदर किसी भी देश के विकास के लेवल को जो नापने का जो आधार था वो था केवल आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती थी। इसका मतलब है भी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी उसकी जो जीडीपी है, वो जितनी बड़ी होती थी उसे उतना ही विकसित देश है वो मान लिया जाता था। देखिए बस सीधी सी बात है, यानी कागजों के अंदर उस देश का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है उससे डिसाइड हो जाता था, बंद कमरों में बैठे बैठे भी वो देश, उस देश के लोग हैं वो कितने विकसित हो गए हैं। लेकिन क्या ऐसी ग्रोथ से लोगों के जीवन में सुधार आया? नहीं आ सकता। सिर्फ इस चीज से, इन कागजों के ऊपर जो लिखी हुई बात है, इनसे इंसान के जीवन में सुधार है वो नहीं आया। तब आया नया विचार, नए नए विचार जो कि अचानक नहीं आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कई देश अमीर होते जा रहे थे, वहीं कई देश और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी, तब नए नए विचार है वो आए भी। विकास 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 हम करते रहते हैं, इन शब्दों की बात करते रहते हैं। किसका विकास? विकास का तो केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? इंसान होना चाहिए। उस इंसान की तो बात ही नहीं हो पा रही है। तब आता है यही जो हमारे चैप्टर का नाम है, मानव विकास। भी अब मानव विकास के अंदर हम किन तथ्यों की बात करते हैं, किस प्रकार से मानव के विकास को और सुदृढ़ किया जा सकता है, अब उसकी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं
मानव विकास के कंसेप्ट को। यह कंसेप्ट आया 1990 के अंदर। यानी आप इस प्रकार से समझिएगा, जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, बस उसी दौर में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट। और कंसेप्ट को देने वाले दो परम मित्र, एक का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक और एक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध है वो पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री रहे हैं, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र, दोनों ही अच्छे अर्थशास्त्री। तो इस कंसेप्ट को देने वाले दोनों ही एशिया महाद्वीप के हैं भाई। इनमें से अगर आपसे पूछा जाए भी मानव विकास का प्रतिपादन, ये कंसेप्ट किसने दिया, और एक नाम चूज करना पड़े, तो ध्यान रखिए इसके जनक हैं वो है डॉक्टर महबूब उल हक, और इनके सहयोगी रहे इस मिशन के अंदर, काम के अंदर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन वही हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अब समझ गए। अब बात करें भी हमारे महबूब उल हक साहब के अनुसार मानव विकास क्या है। क्या कहा इन्होंने मानव विकास को लेकर? इन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में सुधार लाने का सबसे बढ़िया जो माध्यम है, जो बात है, वो है उसके विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। तो विकल्पों यानी अवसर के अंदर लोगों के सामने बहुत से अवसर होने चाहिए। यूं नहीं है अभी पर्टिकुलर एक ही बात। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, ऐसे समझिए आप किसी स्कूल में गए, आपको लगा मुझे नजदीक में यही स्कूल है, यहीं पढ़ना है। आपने देखा वहां केवल आर्ट्स ही है और आर्ट्स के अंदर ही सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट वहां फिक्स है। तो आपके सामने अवसर कहां है? कोई भी उस स्कूल में एडमिशन लेगा कला वर्ग में जहां सब्जेक्ट सिर्फ 3 फिक्स है, तो विकल्प फिक्स है, अवसर फिक्स है। जबकि भाई साहब ये कह रहे थे हक साहब के लोगों के सामने विकल्प यानी अवसर है, उनमें वृद्धि होनी चाहिए, तभी उनके जीवन के अंदर सुधार आ सकता है। यही मानव विकास है। इनके साथ साथ इनके जो परम मित्र भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या कहा कि भाई जी आप जो बात कह रहे हो ना विकल्पों में वृद्धि, इनके साथ साथ है ना उस इंसान को अपना विकल्प चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। तो इन्होंने किस बात की पर ज्यादा जोर दिया? इन्होंने अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता में वृद्धि। महबूब उल हक साहब क्या कह रहे हैं? विकल्पों में वृद्धि। यह भी ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ स्कूल का सिलेबस ही नहीं, हमें, आपको पता है आप में से बहुत से बच्चे कल को सीयूईटी का पेपर देंगे, कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना होगा, या कोई प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे, चाहे राजस्थान की हो या किसी अन्य स्टेट की हो, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वहां पर ये बाल की खाल निकलती है। इसलिए आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस नोट्स फॉर्म में आपको समझा रहा हूं अच्छे से समझना है, पाठ्य पुस्तक से रीड करना है और नोट्स फॉर्म में इनको उतारते जाना है। तो महबूब उल हक साहब ने मानव विकास के लिए किस पर जोर दिया? कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। अमर्त्य सेन ने किस पर जोर दिया? कि स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए। इस पर, इसका मतलब यह हो गया भी विकल्पों में वृद्धि और स्वतंत्रता में वृद्धि, इन दोनों से ही मानव के जीवन में सुधार लाया जा सकता है, यानी उसका विकास अच्छे से किया जा सकता है। अब बात करें तो फिर मानव के विकास का जो मूल उद्देश्य है वो फिर क्या हो गया? यहीं से बातें निकलेगी। पूरे चैप्टर में इन्हीं बातों को घुमा फिरा कर हम पढ़ते रहेंगे। एक बार कहीं से भी एक चीज पकड़ में आ गई, समझ में आ गई, पूरा चैप्टर यूं टिप्स पे आप खुद किसी को समझाते हुए फिरोगे। मानव विकास नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं समझाता हूं, ऐसे 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 ये रहा, और सामने वाला चकित, अरे वाह, मैं तो यूं माथे मार रहा था,
यूं यूं रट्टे मार रहा था, रटने की आवश्यकता कहां है। तो इसका मूल उद्देश्य है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिनसे लोगों का जो जीवन है वो सार्थक हो सके, सार्थक जीवन जी सके। अब फिर एक शब्द मिल गया आपको, सार्थक जीवन बिता सके। ये सार्थक जीवन यानी मीनिंगफुल लाइफ क्या है? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है भी लंबी आपकी आयु हो और जीवन जीने का उद्देश्य आपका पूर्ण होता हो। तो सार्थक जीवन बिताना है अर्थात लंबी आयु के साथ। लंबी आयु कब रहेगी? जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो स्वस्थ होना जरूरी है। जब आप स्वस्थ होंगे, आपका विवेक, आपकी बुद्धि सही काम करेगी, तो आप समाज का भला करेंगे और साथ में अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी करेंगे। यही है सार्थक जीवन, मीनिंगफुल लाइफ। तो लंबी आयु के साथ उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना ही सार्थक जीवन कहलाता है। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया है वो भी सार्थक जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो आने वाले समय में उसके पास विकल्पों में वृद्धि होगी। उन विकल्पों की चुनने की स्वतंत्रता अगर उसको मिलती है, उसकी क्षमताओं का, एबिलिटीज का अगर निर्माण होता है, ग्रोथ होता है, तो वो भी एक सार्थक जीवन है, वो जी सकती है। तो विकास का मूल उद्देश्य है वो भी हम अच्छे से समझ गए हैं। तो इस बात को समझने के उपरांत हम ये क्लियर कर सकते हैं भी मानव विकास के फिर महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, पक्ष या आयाम कौन से हैं, अर्थात मानव के विकास के केंद्र बिंदु कौन से हैं। तो तीन प्रमुख बातें आएगी। अब दो बातें पहले कर चुके हैं, कौन सी? विकल्पों में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि। अब तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन विकल्पों और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चाहिए, और वो है हमें ज्ञान प्राप्त करना है। मानव विकास का सबसे बड़ा पक्ष उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करना, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना, और तीसरा है पर्याप्त संसाधन होना। आप चाहे इतनी बड़ी बड़ी लाइनों के रूप में याद रखें या शॉर्ट फॉर्म में, महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, अर्थात चीजों को खरीदने की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति उसके पास होनी चाहिए। तो अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये मानव विकास के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तीन पक्ष हैं। अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। मानव विकास के यही केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु इंसान होना चाहिए, और फिर बना मानव विकास। तो मानव विकास के केंद्र में ये तीन चीज उस इंसान को मिलनी चाहिए। जब ये तीन चीज इंसान को मिलेगी तो क्या होगा? इससे उसकी क्षमताओं का निर्माण होगा, उसके विकल्पों में वृद्धि होगी, और अपनी स्वतंत्रता से वो इन विकल्पों को, चॉइस को, अवसरों को चुन सकेगा। तभी सही अर्थों में उसका विकास हो सकेगा। तो कुल मिलाकर सारी चीजें इस फॉर्मेट में आकर आपस के अंदर कोरिलेट हो गई, और मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, उससे होगा क्षमताओं का निर्माण, उससे बढ़ेंगे उसके विकल्प, और स्वतंत्रता मिलते ही वो हो जाएगा सशक्त। क्योंकि अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, अगर वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, अगर उसके पास धन नहीं है, तो क्या उसका विकास हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। अब अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले भी मानव के विकास के अंदर बाधाएं कौन सी है, तो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है, हमारी जो संस्थागत कमजोरी है, यानी हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे कमजोर हो गए हैं।
तो हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और मानव विकास के अंदर बाधा उत्पन्न होगी। अब सोचिएगा, अगर एक व्यक्ति अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर एक व्यक्ति ने साइंस की पढ़ाई ही नहीं की है, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? हमें पता नहीं बन पाएगा। क्या वो इंजीनियर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एक अनपढ़ कहां से इंजीनियर बन जाएगा? पहले उसके पास वो एबिलिटी, वो योग्यताएं, वो क्षमताएं उसके पास होगी तो वो ऐसा कर सकेगा। क्या एक गरीब आदमी अपना इलाज करा पाएगा? एक गरीब आदमी एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज नहीं करा पाएगा अगर उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। तो तभी आपको पता है, मानव के विकास के लिए सरकारों को बहुत से काम करने पड़ते हैं। वो शिक्षा पर बढ़ावा देती है, हॉस्पिटल सुविधाओं पर देती है, और क्रय शक्ति बढ़े इसके लिए उसको रोजगार उपलब्ध करवाना होता है। यानी इंसान के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलानी पड़ती है ताकि उसका सही तरीके से विकास है वो हो सके। तो आज की क्लास में हमने जाना भी वृद्धि और विकास, उसके अर्थ को, उसके अंतर को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो क्लास के अंदर हम बात करेंगे मानव विकास के इन महत्वपूर्ण पक्षों को प्राप्त करने के लिए कौन से स्तंभ हैं और किस प्रकार मानव विकास की जो जानने के लिए जो तरीके यानी उपागम जो अपनाए गए वो कैसे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।